अल्लाहु अकबर। नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। और आज की सुबह की जो सबसे बड़ी हेडलाइन है, जो अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियाँ इस वक्त बनी हुई है, उस खबर पर बात करेंगे हम इस व्लॉग में। क्योंकि ईरान में जिस तरीके से ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के तहत अमेरिका बमबारी कर रहा है, इजराइल उसके साथ है, उसमें अयातुल्ला खामनी की मौत हुई थी, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। और उसके बाद लगातार ये सवाल बरकरार था कि आखिर उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। इसे लेकर अटकलें तेज थी कि उनके बेटे मुश्तबा के सिर पर ये ताज रखा जा सकता है, और ऐसा ही हुआ है। रविवार देर रात को इस बात का ऐलान आखिरकार कर दिया गया। ईरान में आपको याद दिला दें, 88 सदस्य शामिल हैं एक असेंबली ऑफ मेन में, एक शोरा है, और उन्होंने ये फैसला लिया। और इसका ऐलान जैसे ही हुआ, तेहरान की सड़कों से जो तस्वीरें आईं वो जश्न की तस्वीरें हैं। तो मुश्तबा खामनेई कौन हैं और इनके लिए आगे अब चुनौतियां क्या हैं, इस पर हम बात करते हैं। देखिए, मुश्तबा खामनेई, क्योंकि इनको लेकर चर्चाएं तेज थी, ये 56 साल के हैं, शिया धर्मगुरु ही हैं, और पिछले कुछ दशकों से अपने पिता के साथ ये पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे। उनके राजनीतिक मामलों में वो उप डेप्यूटी जो हैं वो चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर काम कर रहे थे। और ये जो एयर स्ट्राइक्स हुए हैं इजराइल और अमेरिका की तरफ से, उसमें उनकी पत्नी जहरा की भी मौत हुई है। पिता की तो मौत हुई ही है। उनको एक ज़्यादा हार्ड लाइन के तौर पर देखा जाता है, और अभी जो हालात हैं उसमें तो निश्चित रूप से उनसे यही उम्मीद की जाएगी लोगों की तरफ से कि आप जो ईरान पर एक तरफा हमला किया गया है, जो उसकी संप्रभुता पर चोट है, कि वो जवाबी कार्रवाई को जो है जारी रखे ज़बरदस्त तरीके से। शुरुआती रूप में कुछ खबरें आ रही थी, क्योंकि जो शिया मौलवी हैं वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते हैं अगर डिनेस्टी पॉलिटिक्स जैसी बात हो, कि किसी खामनेई का बेटा जो है वो खामनेई बन जाए और उत्तराधिकारी बन जाए। लेकिन ईरान में आपको याद हो कि इन एयर स्ट्राइक्स में उनके जो टॉप लीडर्स हैं, IRGC के कमांडर्स हों या रक्षा मंत्री हों, करीब करीब 40 लोगों की मौत हुई थी जिस दिन खामनेई की मौत हुई थी, जब वो बैठकर टॉप लीडर्स के साथ में मुलाकात कर रहे थे अपने दफ्तर में। और उस दौरान जो है इसकी इंटेलिजेंस की जानकारी मिली थी और उस ऑपरेशन को कंडक्ट किया गया था। तो अब मुश्तबा खामनेई, जो कि ईरान के सर्वोच्च नेता बन गए हैं, ये ईरान इराक युद्ध में शिरकत कर चुके हैं, उसमें शामिल हो चुके हैं, लड़ चुके हैं वो 90s में। और निश्चित रूप से उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि किस हद तक जो है वो आगे दिशा दे सकते हैं इस वक्त की जवाबी हमलों को, ईरान की जो लड़ाई है उसमें। वैसे ये इंटरेस्टिंग बात है कि जब 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ईरान जो एक इस्लामिक रिपब्लिक बना, और इस्लामिक देश बनने के बाद में, क्योंकि वहाँ पर खोमेनी थे जो कि उनके सर्वोच्च लीडर थे, और उनकी जो रूहुल्लाह खुमैनी की मौत के बाद में 1989 में इस असेंबली ऑफ मेन ने चुना था खामनेई को। लेकिन ये पहली दफ़ा हो रहा है कि बिल्कुल एक जारी युद्ध, जारी जंग के बीच में जो है एक दूसरे खामनेई को चुना जा रहा है, उनके शीर्ष नेता को चुना जा रहा है। तो मुश्तबा खामनेई को लेकर यहाँ तमाम तेहरान हो या दूसरी सड़कें हों, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है लोग मिडनाइट में देर रात तक, सुबह 3 बजे तक वहाँ सेलिब्रेट करते हुए वो नज़र आए। लोग चैंट लगा रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे कि द ब्लड इन आवर वेन्स इज़ अ गिफ्ट टू आवर लीडर, और हम बदला लेकर रहेंगे, ये जो है हमारा मकसद भी है। और लबैक खामनेई के भी नारे लगाए जा रहे थे। शिराज से, कौम से, करमान, जाहिदान, तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ से ये वीडियोज़ इस वक्त आ रहे हैं। मुश्तबा के ऐलान के बाद में निश्चित रूप से एक बड़ी चिंता ये रहेगी कि कहीं तुरंत जो है उनका असैसिनेशन भी ना कर दिया जाए। और आपको याद हो कि जब हिज़्बुल्लाह के कमांडर नसरुल्लाह को इस तरीके से न्यूट्रलाइज़ किया गया था, उनको किल किया गया था, जैसे ही उनके उत्तराधिकारी का ऐलान हुआ था, तुरंत सक्सेसर की भी मौत हो गई थी। और इसीलिए ईरान में हमने देखा कि एक तो शोक समारोह भी जारी था खामनेई के लिए, राष्ट्रीय शोक ऑब्जर्व किया जा रहा था। दिल्ली में भी हमने देखा है, वहाँ पे भी रिपोर्ट्स है, जो खामनेई के प्रतिनिधि है उनसे भी बात की थी, वो इंटरव्यू आप देख सकते हैं कि सिर्फ शिया समुदाय ही नहीं, बहुत सारे मुस्लिम जगत के तमाम ऐसे लोग हैं
जिनको लगता है कि ये गलत हुआ है और ईरान के साथ में एक ऐसे वक्त में हमला हुआ जब जिनीवा में वो बातचीत कर रहे थे अमेरिका के साथ में अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर, और जिसमें ओमान के विदेश मंत्री की तरफ से बाकायदा बयान आया था कि ईरान लगभग जो है अपने सारों शर्तों पर तैयार हो चुका है मानने के लिए। तो ईरान कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हुआ है, पिछले साल भी हमारे साथ धोखा किया गया जब हम बातचीत कर रहे थे अमेरिका के साथ में जून में, और उसी वक्त अमेरिका ने जो है हम पर हमले किए, एयर स्ट्राइक्स किए, और जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के परमाणु प्लांट्स को उन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया है। लेकिन फिर इस साल उन्होंने कहा कि नहीं, ईरान इज़ वेरी क्लोज टू मेकिंग अ न्यूक्लियर वॉरहेड। और ये वो दावे हैं जो नेतन्याहू हों या फिर अमेरिकी हों या पश्चिमी जो मुल्क हैं उनके तमाम नेता हों, वो आज से नहीं, वो 80-90 के दशक से लगातार किए जा रहे हैं। तो आपको ये भी बता दें कि जहाँ तक मुश्तबा खामनेई का सवाल है, वो IRGC के भी चुने हुए उम्मीदवार हैं, उनके भी पसंदीदा उम्मीदवार थे, क्योंकि IRGC के साथ में उन्होंने सर्व किया है। जैसा हमने बताया कि ईरान इराक युद्ध में जो है वो लड़ चुके हैं। वो पब्लिक में बहुत ज़्यादा नहीं दिखते हैं, सार्वजनिक रूप में जो है बहुत ज़्यादा उनकी प्रेजेंस नहीं दिखती है। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इस वक्त इंटेलिजेंस की जो हाई इन्फिल्ट्रेशन की कोशिशें होंगी कि उनकी लोकेशन का पता चले, उनको असैसिनेट करने के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है कोशिशें निश्चित रूप से चल रही होंगी अमेरिका इजराइल के बीच में। तो पहले वो धर्मगुरु हैं जिनको एक युद्ध के बीच में अनॉइंट किया गया है, जिनका ऐलान किया गया है। अब ये भी बता दें कि उनकी माँ बेटे की भी मारे जाने की खबर थी इन एयर स्ट्राइक्स में। अमेरिका को अगर लगा था कि रिजीम चेंज हो गया है, क्या ये रिजीम चेंज है? क्योंकि खामनेई जाते हैं, खामनेई की जगह एक और खामनेई आते हैं जो उन्हीं के बेटे हैं। और जैसा हर कोई, हम भी हमेशा से कह रहे हैं कि ईरान को समझना होगा, ईरान इराक नहीं है, सीरिया नहीं है, लिबिया नहीं है कि मुअम्मर गद्दाफ़ी को आपने पकड़ लिया तो लिबिया पूरी तरीके से टूट गया, या बशर उल असद को आपने ख़त्म कर दिया तो सीरिया कोलैप्स कर गया। ईरान में बहुत अलग जगह है, ये अपने आप में एक संस्थान है जहाँ तक सुप्रीम लीडर का सवाल होता है, खामनेई का सवाल होता है, अयतुल्ला का सवाल होता है। और इसीलिए ईरान के अंदर अभी भी जो हालात बने हुए हैं, हालांकि बहुत भारी बमबारी चल रही है और ताज़ा अपडेट्स क्या हैं वो भी बताती हूँ मैं आपको अगले कुछ मिनटों में। लेकिन मुश्तबा के लिए एक तो खुद सुरक्षित रहें, ये अपने आप में बड़ी चुनौती है। दूसरा, अभी हमें ये नहीं पता कि उनके पास, क्योंकि वो इतनी भारी जो हैं बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक्स लगातार उन लोगों ने भी की हैं खाड़ी देशों में जो अमेरिका की बेसेस हैं उन पर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करके रखा हुआ है, 8 दिन हो गए हैं आज। वहाँ पर जो कार्गो के लिए इतना इंपॉर्टेंट रूट है, वहाँ ईरान ने सिर्फ कहा है कि भाई अगर चीन और रूस के जो वेसल्स हैं वो अगर वहाँ से गुजरते हैं तो उनको हम गुजरने की इजाज़त देंगे, क्योंकि वो लोग ईरान के साथ खड़े हुए हैं। तो कैसे वो ईरान की अर्थव्यवस्था को एक कम से कम स्थिति पर लेकर आ सकें, थोड़ी स्थिरता हो, क्योंकि ईरान की जो आर्थिक हालात हैं वो पूरी तरह से चरमराई हुई हैं। लगातार इतने सालों से अमेरिका की तरफ से सैंक्शंस लगाए गए हैं। यही वजह है कि ईरानियन जो करेंसी है वो बहुत बहुत ज़्यादा नीचे गिरा हुआ है। और ईरान के लोग जो ईरान से बाहर रहते हैं वो लगातार हालांकि ये मांग कर रहे थे कि ईरान में खामनेई को जाना चाहिए, वो बहुत ब्रूटल रिजीम है, लोगों पर वो उन्होंने क्रैकडाउन किया है। जो प्रोटेस्ट्स हो रहे थे जनवरी में, जिसमें कुर्द इलाके और बलूची इलाकों में भी खास करके ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे थे। हालांकि ईरान ने कहा था कि उस दौरान जितनी भी हिंसा आगजनी हुई थी, लोगों की जाने गई थी, क्योंकि ये बाहर से आए हुए लोग हैं, इजराइल की तरफ से भेजे हुए लोग हैं, ये फॉरेन इन्फिल्ट्रेटर्स हैं। तो जो ईरान के डायस्पोरा कल तक बहुत ज़ोर शोर से कहीं ना कहीं सेलिब्रेट कर रहे थे कि खामनेई की मौत हो गई, वो भी बेहद मायूस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ईरान के अंदर जो हालात बने हुए हैं इस वक्त बमबारी को लेकर, ईरान को बर्बाद करने की पूरी कोशिशें जारी हैं अमेरिकी इजरायली फोर्सेस की तरफ से। और शनिवार देर रात को जैसा हमने देखा, इस पर मैंने कल एक ब्लॉग किया था कि इजराइल ने कम से कम 30 जो उनके फ्यूल स्टोरेज टैंक्स है उसको निशाना बनाया, ईरान की बड़ी रिफाइनरीज पर निशाना बनाया, और उससे जो आग की लपटें देखने को मिली तेहरान में या दूसरे शहरों में, जो वाटर बॉडीज़ हैं उसमें आग लगी हुई थी, कितने पेड़ जले, कितने आपकी जो ग्रीनरी है वो जली। आप सोचिए पर्यावरण को कितना भयंकर नुकसान है। और जो धुएं, जो धू धू कर जलती आग से जो काले धुएं की लपटें निकलती हैं,
उस धुएं की वजह से आप सोचिए लोगों को कितना सफोकेशन होता है। ये इराक वॉर के तहत भी पता चला था, और जो कुछ दिनों तक नहीं, जिसका असर लोगों के लंग्स पर, उनके हेल्थ पर, उनके स्वास्थ्य पर कई सालों तक चलता है। तो आप पूरी तरीके से जो है, ऐसा नहीं है कि आप मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं, आप आम लोगों को जो पीने का पानी जहाँ से मुहैया होता है, डिसैलिनेशन प्लांट, आप उसको टारगेट कर रहे हैं। आप ऑयल रिफाइनरीज में आग लगाकर जो है पूरी तरीके से ईरान के लोगों को सफोकेट कर रहे हैं। इनफैक्ट न्यूज़ आउटलेट एक्सियोस में एक रिपोर्ट है कि शायद दरारें आई हैं इस मसले पर, क्योंकि अमेरिका नहीं चाह रहा है कि ईरान की ऑयल रिसोर्सेज को इजराइल ख़त्म करे। जाहिर सी बात है, अमेरिका जहाँ जहाँ जाता है, इन्वेड करता है, उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है ऑयल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, भले ही उसके लिए बहाने और जस्टिफिकेशन कुछ और दिए जाएं। यहाँ इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि जो यूएस टॉमाहॉक मिसाइल्स की आईआरजीसी की जो फैसिलिटी है, ईरानियन जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, मिनाब ईरान में 28 फरवरी को उसे हिट करने की कुछ वीडियोस भी सामने आई हैं। और ये फर्स्ट टाइम कहीं ना कहीं ये दिखा भी रहा है, प्रूफ भी कर रहा है कि अमेरिका ने इस एरिया को हिट किया था। और ये वही इलाका है जहाँ पर, आपको याद दिला दे, वो एलिमेंट्री स्कूल मौजूद था जिसमें इस हमले की वजह से कम 175 बच्चों के जान जाने की खबर है, जिनमें ज़्यादातर 7 से 12 साल की लड़कियां हैं। मतलब ये पूरी तरीके से एक ह्यूमैनिटेरियन जो है, ये मानवीय मूल्यों के खिलाफ एक अटैक है। आप बच्चों को अटैक कर रहे हैं, आप सिविलियंस को अटैक कर रहे हैं। इस बीच एक और डेवलपमेंट हुई है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, जो अमेरिका का विदेश मंत्रालय है, उन लोगों ने ऑर्डर किया है जितने भी नॉन इमरजेंसी यूएस गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, मतलब कुछ लोग तो हैं जो बिल्कुल ही इमरजेंसी जॉब के लिए सरकार की तरफ से वहाँ रुके हुए हैं, लेकिन जो नॉन इमरजेंसी हैं या जो दूसरे अमेरिकी अफसर हैं जो परिवार वालों के साथ हैं सऊदी से, कि वो सऊदी को तुरंत छोड़ दे। इसे एक साइन के तौर पर देखा जा रहा है कि अमेरिका को लग रहा है कि ये और अभी भयंकर हो जाएगा और भीषण हो जाएगा ये युद्ध, इसलिए सऊदी से हटा रहे, क्योंकि जिस तरीके से ईरान के डिसैलिनेशन प्लान को हिट किया गया, कल बहरीन में ईरान की तरफ से डिसैलिनेशन प्लांट को हिट करने की वापस से खबर आई। और अगर डिसैलिनेशन प्लांट्स को आप हिट करते हैं, खाड़ी देशों में 8 डिसैलिनेशन प्लांट है, तो आप लोगों के पीने की सप्लाई पर सीधे तौर पर आप उस पर मार कर रहे हैं, घात कर रहे हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा जो है आम लोगों को भी दिक्कतें आने वाले दिनों में होंगी। एक अपडेट ये भी दे दूं कि ये खबरें आ रही हैं कि ईरान ने कहा है कि जो भी उनके डायस्पोरा के सदस्य बाहर बैठकर ईरान के खिलाफ सेंटिमेंट्स भड़का रहे हैं, या जैसे हमने कहा कि जो डायस्पोरा बाहर बैठकर कह रही थी कि खामनेई की मौत होनी चाहिए, डेथ टू खामनेई, उन लोगों के जो भी ईरान में प्रॉपर्टीज़ हैं, बिजनेस हैं, उनको कन्फिस्केट कर लेगी सरकार, जो है उनको जब्त कर लेगी, क्योंकि उन लोगों को ये ट्रीजन के तौर पर देखा जा रहा है कि आप देशद्रोह कर रहे हैं। और इन सब के बीच में लंदन से लेकर बर्लिन तक, जहां नेतागण इस युद्ध में जुड़े हुए हैं, वेस्टर्न कैपिटल्स के इफ्स एंड बट्स लगाकर, फ्रांस हो, यूके हो, कनाडा हो, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को शुरू में ही कह दिया था कि ये एक तरफा लड़ाई है, आपने अमेरिकी संसद की तरफ से कोई हरी झंडी नहीं दिखाई गई, आपने सुरक्षा परिषद की कोई इजाज़त नहीं ली, लेकिन फिर भी साथ तो खड़े हैं क्योंकि नेटो के सदस्य हैं। उधर सऊदी भी जो है पाकिस्तान को कह रहा है कि हमारे बीच में सुरक्षा पैक्ट है, आप आइए और अब हमारे बचाव के लिए जो है आप मैदान में कूदिए। तो ये देखना होगा कि ये समीकरण आगे कैसे बढ़ रहे हैं, लेकिन आम लोग बहुत सारे जगहों पर, लंदन में हो या फिर बर्लिन में हो, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ईरान इजराइल युद्ध के खिलाफ, पैलेस्टीन में चल रहे, गाज़ा में चल रहे इजरायली नरसंहार के खिलाफ। सीज़ फायर के बावजूद खबरें आ रही हैं लगातार इसराइल की तरफ से तमाम अटैक्स के, और उधर लेबनान में भी जो है इसराइल ने एयर स्ट्राइक्स और ग्राउंड ऑफेंसिव किया हुआ है। बेरूत से अली अब्बास अहमदी जो जर्नलिस्ट हैं, उनसे मैंने बात की थी, उनकी भी आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं चैनल पर। और लेबनान में भी कम से कम 300 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है इन ताज़ा हमलों में। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो आपसे शेयर करनी थी। और मुज्तबा खामनेई पर अब निश्चित रूप से पूरी दुनिया की नज़र है। रिजीम चेंज तो ये कतई नहीं हुआ है। रिजीम चेंज शायद अमेरिका इसे तब मानता जब मादुरो को, जब उन्होंने हटाया, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को, उन्हें दिन दहाड़े जिस तरीके से किडनैप किया गया, और मादुरो की ही जो वाइस प्रेसिडेंट हैं डेल्सी रोड्रिगे, वो एक अंदर ही अंदर एक समीकरण बना, डेल्सी रोड्रिगे को बिठा दिया गया कहने के लिए जो है वेनेजुएला के अपने राष्ट्रपति बन गए हैं, लेकिन है वो पपेट रिजीम। अब मुज्तबा खामनेई इज़ एनीथिंग बट अ पपेट रिजीम। तो यहाँ
ईरान की तरफ से आई एम श्योर कि जो खबरें आ रही हैं, रूस उन्हें इंटेलिजेंस मुहैया करा रहा है, चीन उन्हें एमिनेशंस मुहैया करा रहा है, डायरेक्ट थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में ये दोनों देश इन्वॉल्व तो नहीं है, लेकिन ये लड़ाई यहाँ पे नहीं थमने वाली है। 8 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं अब। पिछली लड़ाई जो है वो 12 दिन की चली थी। डोनाल्ड ट्रंप का अनुमान है कि कम से कम 3-4 हफ्ते चलेंगे। फ्यूल क्राइसिस की तैयारी हो रही है दुनिया भर में, फूड क्राइसिस की तैयारियां हो रही हैं, और जो जाने गई हैं अमेरिकी सोल्जर्स, एक और सोल्जर के अब जो है मारे जाने की खबर आ रखी है, यहाँ पर कंफर्म्ड हो गई है। तो कम से कम 7 अमेरिकी सोल्जर्स जो हैं वो मारे गए हैं इस बीच। उधर रविवार को सऊदी अरब की एक मेंटेनेंस और क्लीनिंग कंपनी अल खर्ज में एक सैन्य प्रोजेक्टाइल गिरने की वजह से एक भारतीय नागरिक, एक बांग्लादेशी नागरिक के मौत की खबर है और 12 बांग्लादेशी नागरिक जख्मी हुए हैं। ये सऊदी के सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट ने जानकारी दी है। तो खाड़ी देशों में जो भारतीय मौजूद हैं, दूसरे नागरिक भी मौजूद है, इस कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए हैं। निश्चित रूप से हम ये उम्मीद करते हैं कि लोगों की जान न जाए, कैजुअल्टीज़ मिनिमम हो, लेकिन युद्ध है। और अमेरिका ने अगर ईरान के एक जहाज़ को जो पीस टाइम वाटर्स में मौजूद थी, इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में, वहाँ जाकर अगर अपनी सबमरीन के ज़रिए, टॉर्पीडो के ज़रिए उसको उड़ा दिया, जिसमें इतने ईरानियन सैनिकों की जान गई, जो सेलर्स थे उनकी जान गई, जो अनआर्म्ड बताए जा रहे थे, निहत्थे बताए जा रहे थे, तो ईरान भी निश्चित रूप से अपनी ऑयल रिफाइनरीज, अपने सेलर्स, अपने डिसैलिनेशन प्लांट, अपनी बच्चियों पर हुए अटैक के लिए हमलों को तो आगे जारी रखेगा। किस स्केल में और कब तक जारी रखेगा, ये तमाम सवाल हैं जो बरकरार हैं। लेकिन फ़िलहाल इस व्लॉग में अभी मेरे साथ बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार, आदाब।